हे जदेऊ जो हार लगौंदू 5 भैपणों तई, जदेऊ जो हार लगौंदू माता कुंदी गा, रानी दुर्पदागा। सबसे बड़ी जिम्मेदार तो मैं सरकार को मानता हूं। आप सिर्फ कहने भर से और अखबार में फ्लैश करने से इतना नहीं होगा कि हमने भाषा के लिए संस्थान खोल दिए हैं, ढोल दमाओ बचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन जो गुरु बनाए हुए हैं उनकी हालत जाकर के देखिए। सरकारी जो मुलाजिम है, मेरा आपके माध्यम से उनसे मेरा निवेदन है, उन कमराओं में जाकर के देखिए जिन्होंने संस्कृति बचाने का थोड़ा सा बीड़ा उठाया हुआ था, उनकी आर्थिक दरिद्रता को देखिए आप। हे पणो आज मेरा स्वामी दुर्योधन तुम्हारा वास्ता या कागली लेखी च, घोड़ा घोड़ा आखर लेख्या छन छाटा छाटा रहवार, रूखा रूखा शब्द लेख्या छनार, तीखा तीखा स्वाल। देहरादून की गलियों में रह करके संस्कृत बोध नहीं होगा, गांव के ताई के पास बैठना पड़ेगा, गांव के ताऊ के पास बैठना पड़ेगा, उनसे अनुभव लेने पड़ेंगे। एनवायरमेंट क्या है उसकी समझ विकसित करनी पड़ेगी। पानी के छौवे क्या होते हैं, मंगरे क्या होते हैं, धारा क्या होता है, बौण क्या होती, कोलई क्या होती, बांझ क्या होती, बुरांस क्या होती, उनकी अर्थवत्ता क्या है। आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करे, तुम युद्ध कनो को न्योतो भेजो च, आज तुमने चक्रव्यूह भेद लेते विजयी तुम्हारी, नी भेद सके तो ये कुरुक्षेत्र मा तुम हार मान हुए गया। कुछ नहीं मंतव्य आपस में गड़बड़ में तो बोला, जो बेटा कम से कम श्रवण तो कर लेगा, उसको समझ तो लेगा। हम अपने बच्चों के सामने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जिन भाषाओं की बात कर रहे हैं उसको बोलने में हेय दृष्टि है हमारी, हीन भावना है हमारी कि मैं लोड़ सुनो चो गढ़वेल में छनम बोलाना है, अरे ये लोड़ा पर हम हमारे प्रति जो की दुर्भावना न है। जो उत्तराखंड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां के लोगों को भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि वो कला के क्षेत्र में वो लोग हमेशा आगे रहेंगे। अभी हमारे साथ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित राकेश भट्ट जी मौजूद हैं, जो कि वहीं के रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और अभी दून यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत है भट्ट जी आपका दैनिक। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, और दैनिक उत्तराखंड की टीम का आपका मैं बहुत विशेष आभारी हूं कि जो आप स्पेशली यहाँ मेरे पास आए हैं और इस विषय पर जिसको कि लेकर के मैं पिछले कुछ दिनों से देख भी रहा हूँ आपके चैनल पर, उस क्षेत्र के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वैभव के बारे में जो आप बातचीत करने आए हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा यही है कि माना ही जाता है जिस क्षेत्र से आप आते हैं आपको भगवान का विशेष आशीर्वाद है, क्या मान्यताएं हैं उसके पीछे? निश्चित रूप से किसी भी कलाकार के पीछे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और इस दुनिया में एक तो मनुष्य होना एक बहुत बड़ी दुर्लभतम घटना है, उस पर कलाकार होना उससे भी बड़ी दुर्लभतम और महानतम घटना है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, एक तो कलाकारी का थोड़ा बहुत अंश जो मेरे अंदर है, और उससे ऊपर की बात यह है कि मैं केदार घाटी में जन्मा हूँ, एक ऐसे क्षेत्र में कला जहाँ पर परंपरागत रूप से चली आ रही है, उसका निर्वहन वहाँ पर लोग कर रहे हैं, और एक कलावंत परिवार से मैं हूँ। इस बात का मुझे हमेशा से गौरव रहेगा। आपकी शुरुआत की बात करें सर, तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं ये मानता हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो खिमट का मंगोली गांव है। यद्यपि वहाँ सभी गांव संस्कृति प्रधान गांव माने जाते हैं, केदारखंड में जितने भी आप गांव में अगर आप गए हो तो घर घर में वहाँ बगड़वाली गाई जाती है, घर घर में पंडवाणी गाई जाती है, घर घर में पयारी गाई जाती है, घर घर में खुदेड़ गीत गाए जाते हैं, घसीरी के गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे ही माहौल में मैं पला बढ़ा पैदा हुआ, और मंगोली गांव जहाँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ, हमारे गांव का वो एक ऐसा पंचायती चौक था जहाँ पर ग्रामीण जो फेस्टिवल होते हैं, जो ग्रामीण त्यौहार होते हैं, चाहे पंडों का कौथिग हो, वाद्यों का कौथिग हो, दूसरे और जो मतलब इस तरह के जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो होते थे वो हमारे चौक में होते थे। तो मुझे ये लगता है कि जब से हमने होश संभाला तो हमने अपने आप को एक कलरफुल सोसाइटी के बीच पाया, और चूंकि हमारे बाप दादा के ज़माने से ये जो लोक कला का जो बोध था उनमें रहा, उन्होंने भी अपने समय अनुसार, संसाधन के अनुसार उस कला को जिया किया, और वही अंश मेरे अंदर भी आया। और मैंने धीरे धीरे जैसा भी मेरा संस्कृति बोध हुआ धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि बचपन से ही मेरे अंदर ये एक संस्कृति बोध हुआ, जिसमें पंडवाणी, पांडव कौथिग, बगड़वाली कौथिग, जो लोकल फेस्टिवल हैं, लोकल मेले हैं, घसरियों के गीत हैं, बद्दियों के गीत हैं, इन सबको मैंने बहुत नज़दीक से एहसास किया, इनका अनुभव किया। तो ये मेरे
अपने जो जितने भी मेरा जो कलात्मक व्यक्तित्व है उसके अंदर ये समाया है। कोई आपके दिल के करीब, बेहद करीब कोई गीत हो जो आप सुनाना चाहते हो दर्शकों को? बहुत से गीत हैं ऐसे जो बचपन में हमने सुने हैं। मैं रेडियो, हमारे दौर के जो लोग हैं उन्होंने तो रेडियो सबसे पहली पाठशाला रही है, और उसके बाद रामलीलाओं में कभी हमें अवसर मिलते थे, कभी 5 मिनट 10 मिनट का, तो वहाँ पर हम गीत गाया करते थे। और बचपन से लेकर अब तक, जैसा कि हमारे एक सुप्रसिद्ध, एक बहुत बड़े हस्ताक्षर नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनके गीतों को हमने एक पाठशाला के तौर पर लिया। और अगर आप माने कि गढ़वाल में भाषा बचाने के क्रम में अगर नेगी जी के गीत आपने सुने हैं, उनको जाना है, उनको समझा है, तो स्वाभाविक तौर पर भाषा का संरक्षण होता है। रेडियो में बहुत से ऐसे गीत हुआ करते थे, सुना करते थे, जिनको हम ये सोचते थे कि कहाँ से ये गीत आते हैं, कौन इनके गाने वाले हैं और कैसे इन गीतों की रचना हुई होगी। तो तब ये एहसास हुआ कि लोक से ही इन गीतों का प्रादुर्भाव हुआ है, लोक समाज में रचे बसे हुए गीत हैं। तो ऐसे कुछ गीत हैं जो हम रेडियो में कभी सुना करते थे, लोक गीतों में। जैसे कुछ गीत मैं आपको सुनाता हूँ। ये सुप्पी भरी लेना, सुप्पी भरी लेना, सुप्पी भरी लेना, सुप्पी भरी लेना। देवेश्वरी माहेश्वरी द्वि छाई बैणी, द्वि छाई बैणी। जांदूरी रोणाई, जांदूरी रोणाई, जांदूरी रोणाई, जांदूरी रोणाई। गाड पड़ी गनी द्वि कैमानी सुनाई, कैमानी सुनाई। ये पीनित शराब, पीनित शराब, पीनित शराब, पीनित शराब। और क्वीन हो दू चूची सासू छे खराब, सासू छे खराब। ये इस तरह के गीत हैं जो किन्हीं घटनाओं परिघटनाओं पर आधारित हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिलवाड़ा नाम की एक जगह पर 2 बहनों ने आत्महत्या करी थी गार्ड में कूद करके, क्योंकि उस दौर में सास का जो खौफ हुआ करता था। और लोकगीतों की जो करुणा है वो इस तरह की दर्द उन करुणाओं में छुपा हुआ रहता है। जब हमारी स्त्रियों के गीत होते हैं, खुदेड़ गीत होते हैं, एक नवविवाहिता के आत्महत्या के गीत होते हैं। कई बार आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, जंगलों में जाकर के नवविवाहिताएं पेड़ से लटक जाती थी, अपना जीवन समाप्त कर देती थी अभावों के कारण, दुखों के कारण, और सास ससुर के ससुरालियों के जुल्म के कारण। तो ऐसे गीत हमारे सोसाइटी में जन्मे हैं, और ऐसा मैंने अपने पुराने लोगों से इस तरह के गीतों को सुना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह के गीत सुने हों, वहाँ उत्सव के भी गीत होते हैं, कला धर्मिता के भी गीत होते हैं, कृषि फेस्टिवल के गीत होते हैं। तो मिला जुला एक रंग है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो इलाका है वो इस संस्कृति का एक बहुत बड़ा संवाहक है। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। पहले के जो गीत होते थे, हमारे पहाड़ के गीत, लोकगीत जो होते थे, उनमें एक संदेश भी होता था। लेकिन जो अब के गीत हैं, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, वो संदेश नहीं मिल पा रहा है उन गीतों में। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? संदेश न मिलने की सबसे बड़ी वजह है, एक तो विषय का बोध न होना। आप क्या विषय दे रहे हैं समाज को, उस विषय में क्या कंटेंट है। जब तक इस कंटेंट की समझ नहीं आएगी तो संदेश देने में आप सक्षम नहीं होंगे। कोई भी गीत हो, कोई भी काव्य हो, कोई भी साहित्य हो, उसके पीछे आपकी एक भावना निहित होनी चाहिए कि आप इसके माध्यम से समाज को क्या दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ आज के कलाकार का एक, मैं ये मानता हूं कि उसको अपने स्वयं का इल्म है उसमें कि मैं एक रात में स्टार बन जाऊं, एक कलाकार बन जाऊं, उसका उस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। पुराने जो हमारे लोकगीत हैं वो कंटेंट बेस्ड होते थे, इसलिए उनकी जगह आज भी उतनी हमारे दिल में है। तो कलाकारों को चाहिए कि वो कंटेंट बेस्ड गीत करें, ताकि समाज में उसमें एक गुणात्मक सुधार हो, समाज में एक चिंतन पैदा हो, समाज उस पर विमर्श करे। तो मुझे लगता है कि आज का कलाकार संस्कृति बोध से अलग है, विषय बोध से अलग है, विषय के समझ से अलग है, इसलिए वो स्थायी रूप से हम वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। संस्कृति बोध कैसे लाया जा सकता है? नहीं, संस्कृति बोध समाज में रच बस करके लाया जाता है। देहरादून की गलियों में रह करके संस्कृति बोध नहीं होगा। गांव के ताई के पास बैठना पड़ेगा, गांव के ताऊ के पास बैठना पड़ेगा, उनसे अनुभव लेने पड़ेंगे। एनवायरनमेंट क्या है, उसकी समझ
विकसित करनी पड़ेगी। पानी के छौवे क्या होते हैं, मंगरे क्या होते हैं, धारा क्या होता है, बौण क्या होती, कोलई क्या होती, बांझ क्या होती, बुरांस क्या होती, उनकी अर्थवत्ता क्या है सोसाइटी में। इन सब चीजों की जो रेलिवेंस है, जब तक आप एक मनुष्य के तौर पर इन सब चीजों का बोध नहीं कर पाएंगे तो संस्कृति का बोध होगा ही नहीं आपको। आप उधार की संस्कृति लेकर के ये कहेंगे कि हम संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, तो इसको तो मैं नकली और बहुत ही नेग्लिजेंसी मानता हूँ। अरे जिस तरीके से लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, जो हमारे नए बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति को भी भूल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या अब स्कूलों में भी संस्कृति की पाठशालाएं देनी चाहिए सरकार को? कोशिश तो कर रही है सरकार कि स्कूलों में अब जो नया पाठ्यक्रम एनईपी करके जो आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भाषाओं के संरक्षण के लिए काम किया जाए, बोलियों के संरक्षण के लिए काम किया जाए, लोक संगीत के संरक्षण के लिए काम किया जाए, लोक नाटकों के संरक्षण के लिए काम किया जाए। लेकिन सवाल है कि संरक्षण की जरूरत पड़ी क्यों है? हमारे दौर में अगर आप देखें कालांतर में, तो संरक्षण की जरूरत पड़ती नहीं थी, वो तो हमारे स्वभाव में था, हमारे आचरण में था, हमारे व्यवहार में था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब हमें बोली के संरक्षण की बात करनी पड़ रही है, भाषा को बचाने की बात करनी पड़ रही है? यही अपने आप में एक संकट है। और अगर बोली भाषा को बचाने की हम बात कर भी रहे हैं तो उसमें ईमानदार कोशिशें कितनी है ये हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ कागजों में इंस्टीट्यूट खोलने से, संस्थाओं को खोलने से और आंकड़ों को भरने से भाषाएं नहीं बचेंगी। भाषाएं बचती हैं व्यवहार में। जब तक हम और आप आपस में गड़बड़ में बोला लेना, भाषा नहीं बचने। हमारी भाषा मेरे अंदर इसलिए अभी तक जीवित है कि लेकिन मेरे बुन, मेरे दादिन, मेरे बाबन, मेरे दादन, मेरे चचन हमेशा मैं गड़बड़ में बोली, तो हम हस्तांतरित हुई भाषा। आज मैं अपने बेटे के साथ संकोच कर रहा हूं भाषा बोलने में, बोली बोलने में, तो हस्तांतरित नहीं होगी। अगर आप बेटे के सामने मम्मी पापा, मतलब माँ बाप, अगर एक झूठी और अवर्ण भाषा उपयोग करते हैं, हिंदी में आप बातचीत करते हैं, अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, तो बेटे पर वही हस्तांतरित होगा। कुछ नहीं मन तो बुए बाबा आपस में गड़बड़ में तो बोला, जो बेटा कम से कम श्रवण तो कर लेगा, उसको समझ तो लेगा। हम अपने बच्चों के सामने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जिन भाषाओं की बात कर रहे हैं उसको बोलने में हेय दृष्टि है हमारी, हीन भावना है हमारी कि मैं लोड़ सुनो चो गढ़वाली में छनम बोलाना है और ये लोड़ा पर हम हमारे प्रति चुचिक की दुर्भावना न है, जो ये भावना हमारे मस्तिष्क में आ गई है। जब तक इस हीन भावना को हम छोड़ेंगे नहीं तो हम हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे बच्चों के आगे। और आज इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ रही है, बताइए, भाषा को बचाने के लिए संस्थाओं की जरूरत पड़ रही है। और हम मानते हैं कि हमारी संस्थाएं तो हमारी माँ थी, हमारा बाप था, हमारे दादा थे, हमारी बॉडी थी, हमारे बॉडी ताई चाची है, ये तो जीवंत संस्थाएं थी, इन्होंने बचाई है भाषा। आज संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने वो रिश्ते कहीं तार तार कर दिए। लंबे समय से आप चक्रव्यूह का मंचन और गाते हुए आए हैं, चक्रव्यूह के बारे में जानना चाहूंगा। जी, चक्रव्यूह बेसिकली हमारे केदार घाटी का या रुद्रप्रयाग का, वैसे तो पूरे गढ़वाल का, लेकिन जितना करीब से मैंने केदार घाटी में देखा है तो वो उसकी एक छाप है हमारे चक्रव्यूह में। उसमें फर्क इतना है कि वो एक स्पेसिफिक शैली में होता था, जैसे कि उसे हम पार्शियन थिएटर भी कहते हैं थिएटर की भाषा में, जैसे रामलीला स्टाइल में, ड्रामा स्टाइल में, हिंदी के संवादों के साथ में, हिंदी के कुछ उठपटांग से संवाद इसलिए कहूंगा क्योंकि स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी उसकी हुई नहीं है। इसका क्रांतिकारी जो बदलाव आया है वो 1999 या 2000 के आसपास, जब प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित की एक संकल्पना को हम जमीन पे उतार पाए। उनका एक सपना था कि ये जितना बड़ा महानाट्य होता है, इसको क्यों ना कभी गढ़वाली में, गढ़वाली परिवेश में, गढ़वाली कॉस्ट्यूम में, उसकी बोली, उसकी भाषा, उसके लोक संगीत के आवरण में किया जाए। तो ये हमने प्रयोग किया सबसे पहले रुद्रप्रयाग में, गंधारी नाम का एक गांव है, वहां पर हमने ये प्रयोग किया। और देहरादून के हमारे कुछ मित्र लोग हैं जो रीच ऑर्गेनाइजेशन जिनका चलता है, जो विरासत का बड़ा फेस्टिवल करते हैं, उनके कोलैबोरेशन में, विद्याधर श्री कला के कोलैबोरेशन में गंधारी नाम के गांव में हमने ये पहला प्रयोग किया, जिसमें हमारे प्रोफेसर पुरोहित साहब का स्क्रिप्ट, आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी का आपने नाम सुना होगा और सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी का आपने नाम सुना होगा। तो इन तीन लोगों की जो स्क्रिप्ट थी उसको असेंबल करके प्रोफेसर पुरोहित साहब ने उसको बहुत बड़ा, एक बढ़िया उसको एक फ्रेम दिया और उसका म्यूजिक बनाया था मैंने। तो वो अब तब से और अब तक उसकी, मुझे ये लगता है कि 1000 से ज्यादा उसकी प्रस्तुतियां हो गई हैं और वो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसका कारण ये है कि हमने अपनी बोली, भाषा और उसकी धुनें पकड़ी हैं।
जैसे मैं उसकी पनवाणी का एक स्टाइल आपको, जो हमारे गढ़वाल में बाजगिरी जो करते हैं, उसी को थोड़ा सा हमने मधुर बनाया उन धुनों को। तो आज वो बहुत ऑडियबल इसलिए हैं कि उनको वो हमारे नजदीक है, हमारे धुनों के नजदीक हैं। जैसे उसका उदाहरण है, हे जदेवू जो हार लगौंदू 5 भय पणोते, जदेवू जो हार लगौंदू माता कुंदी गा, रानी दुर्पदागा। हे पणो आज मेरा स्वामी दुर्योधन तुम्हारा वास्ता या कागली लेखी च, घोड़ा घोड़ा आखर लेख्या छन, छाटा छाटा रहवार, रूखा रूखा शब्द लेख्या छनार, तीखा तीखा स्वाल। आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करे, हेमा तुम था युद्ध कनो को न्योतो भेजो च, आज तुमने चक्रव्यूह भेद लेते विजयी तुम्हारी, नी भेद सके तो ये कुरुक्षेत्र मा तुम हार मान वे गया। अब ये जो स्क्रिप्ट की जो स्पष्टता है, ये क्लियर जो एक मतलब इसकी वोकैब्युलरी है, वो जब ऑडियंस तक जाती है तो वो बहुत नजदीक, भाषा के स्तर पर अपने आप को नजदीक पाता है, कथानक के स्तर पर अपने आप को नजदीक पाता है, धुन के स्तर पर अपने आप को नजदीक पाता है। तो विषय से ऐसे जुड़ जाता है कि जब चक्रव्यूह जब शुरू होता है तो आखिर तक भी लोग उसमें अपने आप को भूल जाते हैं। ये भाषा की मौलिकता, लोक संगीत की मौलिकता का असर होता है। अपनी लोक कला बचाने को लेकर हम लोगों को क्या करना चाहिए उत्तराखंड में? लोक कला को बचाने के लिए सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कार्य संस्कृति में जब तक आप अपनी मौलिक संस्कृति नहीं लाएंगे तो ये मंचों पर और गायनों में और नृत्यों में नहीं बचने वाली है, ये व्यवहार में बचती है संस्कृति। जब तक हम उस पाठशाला का विद्यार्थी न बने, आप बोली दिन भर में 1 घंटा अपनी बोली के लिए निकालें, दिन भर में लोक साहित्य के लिए अपने आप को उसमें डालें, उस जोन में डालें, कुछ सोचें उसके बारे में, कुछ ऐसे शब्द ढूंढ करके लाएं जो अब लुप्त प्राय हैं, जिन शब्दों को हमने मार डाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा हम बातचीत में, जैसा आपसे मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये बातचीत ना रह जाए, ये बातचीत जो है व्यवहार में तब्दील हो। मुझे नहीं लगता है फिर किसी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। हम अपने आप जब तक बर्ताव नहीं करेंगे संस्कृति का, खान पान से लेकर के, पहनावे से लेकर के, आचरण से लेकर के, ये जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो हमारे ऊपर हो गया है, वो मैं सिर्फ गाने बजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खान पान तक की संस्कृति हमारी जो जितनी विकृत हो गई है। आप देख रहे हैं कि आज का जो युवा है कितना भटक गया है अपने मूल उद्देश्यों से। संस्कृति की तो बात छोड़िए आप, जिस उद्देश्य के लिए वो आज का युवा पैदा हुआ है और जिस युवा को कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, उस युवा के सबसे हालत खराब है आज की डेट में। वो नशे में है, वो तमाम तरह के व्यसन में है, वो संस्कृति से विमुख है, वो नातेदारी से विमुख है, वो रिश्तेदारी से विमुख है, वो घर वालों से विमुख है। तो जब इतनी विकृतियां एक साथ आएंगी तो संस्कृति तो कहाँ की कहाँ रह गई। क्योंकि जिस तरीके से अन्य राज्यों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके गीत और म्यूजिक को आज सुना जा रहा है, और हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो आगे के लिए नहीं पहुंच पा रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो मैं सरकारी जो प्रयास है नाकाफी जो हो रहे हैं हमारे स्टेट के लिए, सबसे बड़े जिम्मेदार तो मैं सरकार को मानता हूँ। आप सिर्फ कहने भर से और अखबार में फ्लैश करने से इतना नहीं होगा कि हमने भाषा के लिए संस्थान खोल दिए हैं, ढोल दमाओ बचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन जो गुरु बनाए हुए हैं उनकी हालत जाकर के देखिए। सरकारी जो मुलाजिम है, मेरा आपके माध्यम से उनसे मेरा निवेदन है, उन कंदराओं में जाकर के देखिए जिन्होंने संस्कृति बचाने का थोड़ा सा बीड़ा उठाया हुआ था, उनकी आर्थिक दरिद्रता को देखिए आप। और राजस्थान के आप जिक्र कर रहे हैं, गुजरात का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां स्पष्ट एक रेवेन्यू आता है उनके लिए। अब उनके कल्चरल जो विलेजेस हैं, टूरिस्ट का जो उनका इंडस्ट्री है, वहां से पैसा लोक कलाकारों को जाता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार को इस आपके माध्यम से, आप कितना रेवेन्यू हमारे लोक कलाकारों को देते हैं? सिफर। नाम मात्र के छोटे छोटे आपके वो लॉलीपॉप कुछ होंगे तो होंगे, वो भी पता नहीं पहुंचते कि नहीं पहुंचते, उसका मुझे बहुत जानकारी नहीं है। इसके लिए सरकार और हमारी जो गवर्नेंस है ये सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि इस स्टेट में मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार हर चैनल में बात करता हूं, आपसे भी कह रहा हूं कि जितना रेवेन्यू शराब से यहाँ उठाया जाता है स्टेट में, उतना ही रेवेन्यू आप अपनी लोक संस्कृति से उठा सकते हैं। आप कल्चरल हब बनाइए, टूरिस्ट विलेजेस बनाइए, जहां जहां अब जैसे ये सीजन आता है
जगह जगह अगर आप कलाकारों को स्थान देंगे, मंच देंगे, तो यात्री रुकेगा, पैसा भी खर्च करेगा उन पर, और अपनी लोक कला भी प्रदर्शित होगी, उसको भी पब्लिसिटी होगी, और उन कलाकारों के जेब में थोड़ा बहुत पैसा भी जाएगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि केदार घाटी की बात करें जहाँ से आप आते हैं, कौन कौन से वो बड़े कलाकार हैं, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ जो वहाँ से निकले हैं। हाँ, केदार घाटी के तो देखिए, जैसा है हमारे यहाँ जो परंपरा है वो बेसिकली जैसा कि चक्रव्यूह का हमें उदाहरण मिलता ही है। पांडवकालीन जितने भी और भी जो हमारे नाटक होते हैं, मैं ये मानता हूं कि स्पेसिफिक अगर कोई नाम लेंगे तो बहुत से नाम छूट जाएंगे। मेरा अपना ये मानना है कि केदार घाटी के प्रत्येक गांव में कोई ना कोई ऐसा एक एक्सपर्ट जरूर होगा जो उस कला को बचाए हुए होगा। और कुछ नाम अगर मैं लेता हूं, जैसे हमारे यहाँ आचार्य कृष्णानंद नौटियाल है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, चक्रव्यूह, कमल व्यूह, मकर व्यूह, तमाम तरह के जो उपनाटक जो महाभारत के होते हैं उन पर उन्होंने काम किया। मुझे कुछ बहुत से नाम याद आते हैं, जैसे हमारे रामलीला के बहुत अच्छे कलाकार हुआ करते थे, शिव प्रसाद शैब करके, मुझे एक नाम आता, अपने बुजुर्ग जो हमारे थे वो खिमट के रहने वाले थे। मैठाणी परिवार में, जैसा कि कविता का आपने नाम लिया, उनके परिवार में बहुत से, शशि भूषण मैठाणी, उस दौर में उन्होंने अपने गीत, लोकगीत, लोक साहित्य की रचना की, जबकि बहुत डिजिटली हम स्ट्रांग नहीं थे उस समय। उन्होंने उस कला को संरक्षण की करने की बात करी। ब्राह्मण खोली जो एक गांव हमारा है, वहां पर बहुत से ऐसे आचार्य लोग रहे हैं, आचार्य भास्करानंद जी रहे हैं, आचार्य घनानंद जी रहे हैं, हमारे दूसरी तरह के दूसरे और अन्य गांवों में बहुत से लोग हैं। एक ठाकुर सिंह का नाम मुझे याद आता है, वो पठाली गांव के थे। आज के दौर में जो युवक जो वहां पर कर रहे हैं, आपने बबलू जंगली को दिखाया, वो लगातार पिछले कई वर्षों से वो लोग काम कर रहे हैं फिल्म मेकिंग में, सिनेमेटोग्राफी में। और एक हमारे कोई एक शिल्पकार हुआ करते थे वहां पे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो मूर्तियां बनाते थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते थे, मैं नाम उनका इस समय भूल रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ कला ही नहीं, शिल्प के जो ग्रामीण जो शिल्प होता था, मतलब क्राफ्ट जिसे कहते हैं, उसमें तमाम तरह के जो इतने हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनका मैं आपको उल्लेख कर सकता हूं। लेकिन ऐसा आफ्टर ऑल मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक कलाकार आपको ऐसा मिलेगा जो या तो वो शिल्प में महारत उसकी होगी, या गायन में उसकी महारत होगी, या लेखन में उसकी महारत होगी, या रामलीला का वो डायरेक्टर होगा, या वो पांडवकालीन नाटकों का डायरेक्टर होगा। और इन्हीं लोगों की बदौलत इस भूमि में आज भी कला जीवित है, जीवंत है और सतत रूप से जारी है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। ये थे हमारे साथ राकेश भट्ट जी हैं। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो केदार घाटी का क्षेत्र है, ये माना जाता है कि वहाँ हर गांव से एक ना एक लोग हैं, वो बड़े कलाकार निकलते हैं, और ये जो आशीर्वाद है ये उन लोगों को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान। बाबा अब राठ निजान बाजे की डाली माथा सुखान।